बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। Before starting this topic, that how we are going to test any hypothesis, it is mandatory that you should have a clear concept about hypothesis and the types of hypothesis. So hypothesis basically is any statement. In statistics, hypothesis is any statement that is evaluated, or it is a claim that is tested, that whether the claim is true or not. So it is a kind of a statement, it's a kind of claim, and that is tested. So hypothesis testing likewise is a decision-making process for evaluating claims about a population. Okay, now the word population, it can define any group of the individuals, a group of items, so a group of equipments. So population जो है वो किसी भी चीज की हो सकती है, वो कोई लिविंग पॉपुलेशन भी हो सकती है, वो कोई नॉन लिविंग पॉपुलेशन भी हो सकती है. लाइक किसी भी फैक्ट्री में बनने वाली कोल्ड ड्रिंक्स का इंटायर स्टॉक भी एक पॉपुलेशन कंसीडर किया जा सकता है, और एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में विजिट करने वाले तमाम इंडिविजुअल्स को भी एक पॉपुलेशन कंसीडर किया जा सकता है. इस यूनिवर्स में रहने वाले और इस प्लैनेट पर रहने वाले तमाम ह्यूमन बींग्स को एक पॉपुलेशन कंसीडर किया जा सकता है. तो ये डिपेंड करता है कि आपका पॉपुलेशन की कंसिडरेशन क्या है, या किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में आप जिस पॉपुलेशन की बात करें उसको डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो क्लेम है वो किस पॉपुलेशन के लिए है. ठीक है, तो there are some statements listed over here. For example, hypothesis could be that a scientist might want to know that whether the earth is warming up or not, या उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है. ये भी एक क्लेम हो सकता है, ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है. A physician might want to know whether a new medication will lower a person's blood pressure or not. ठीक है, तो ये एक आइडिया हो सकता है. इसकी जो हाइपोथेसिस होगी उसको फॉर्मुलेट करने का भी एक स्टाइल है स्टैटिस्टिक्स में, जिसको हम आगे टेस्ट करते हैं. तो वो अब हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे. तो ये तो एक इंटरेस्ट है कि किसी का क्या इंटरेस्ट है, और उसके बाद जो है इस इंटरेस्ट को देखते हुए क्या हाइपोथेसिस बनती है. फॉर एग्जांपल इन दिस केस के a scientist might want to know whether the earth is warming up or not. तो इसमें जो कंपैरिजन होगा, जाहिर सी बात है कि वो इस साल का टेम्परेचर और पिछले साल के टेम्परेचर का एक डिफरेंस होगा कि क्या पिछले साल के टेम्परेचर से अर्थ का जो टेम्परेचर है ओवर द ईयर, वो एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है या कम हुआ है. तो ये भी एक स्टेटमेंट होगा इसका. तो उसमें सम कैलकुलेशन इज देयर, राइट. इसी तरह एक कोई मेडिकेशन जो है किसी भी ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन कर रही है नहीं कर रही, ठीक है, तो उसके लिए हम उन इंडिविजुअल्स को कंसीडर करेंगे कि जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी वो एक बढ़ा हुआ रहता है. ठीक है, एवरेज हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको वो मेडिसिन दी गई, और उसके बाद उस मेडिसिन ने कितना जो है ब्लड प्रेशर लो किया या नहीं किया. तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं किस तरह से फॉर्मुलेट होते हैं वो भी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे. ठीक है, और एग्जांपल्स इसकी हो सकते हैं कि एजुकेटर माइट विश टू सी वेदर अ न्यू टीचिंग टेक्निक इज बेटर देन अ ट्रेडिशनल वन. ठीक है, समटाइम्स हम सिर्फ एक स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम कंपैरिजन में भी इंटरेस्टेड होते हैं. हम एक पॉपुलेशन की बात नहीं करते, हम दो पॉपुलेशन की बात करते हैं, या हम एक ही टेक्निक को एक ही पॉपुलेशन पे बिफोर एंड आफ्टर वाली कंडीशन पे टेस्ट कर रहे होते हैं. तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है कि एक ही टेक्निक जो है
और जो नई टेक्निक है वो पिछली टेक्निक से ज़्यादा बेटर है या नहीं है, ये भी एक स्टेटमेंट हो सकती है। समटाइम्स हम कहते हैं कि जी नई टेक्निक ज़्यादा बेटर है टीचिंग टेक्निक, या पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर है। मिसाल के तौर पर अभी आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है, तो अगर मैं कहूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो इट इज़ मोर advanced, or it should be adopted because it's a better way of teaching and for both the students and for teachers. तो ये एक मेरा अपना evaluation है, ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है, मैंने तो एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी दिस टीचिंग मेथड इज फार बेटर देन द ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड टीचिंग, ठीक है। बट इसको टेस्ट करने के लिए डेफिनेटली यू नीड टू हैव सम डेटा, ठीक है। वैसे मेरा ये स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इसी तरह बहुत और भी एग्जांपल हो सकती हैं, यहाँ पे लिखी हुई भी है कि a retail merchant might want to know whether the public prefers a certain color in a new line of fashion. There are many others, ठीक है। Automobile manufacturers, they are interested in determining whether seat belts they will reduce the severity of injuries caused by accidents. तो डेफिनेटली आप इसमें दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। एक तो हम या तो स्टेटमेंट ये हो सकती है कि सीट बेल्ट रिड्यूस दी severity of injuries caused by the accidents, और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि डेफिनेटली सीट बेल्ट्स they cannot reduce the severity of injuries caused by accidents. अब ये जो दो जो स्टेटमेंट्स हैं ये हम इनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो टेस्ट हो सकती है, इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग कह सकते हैं। तो ये ऐसी टेस्ट नहीं होगी कि बस किसी का स्टेटमेंट है तो वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाए, बल्कि डेफिनेटली उसको टेस्ट करने का तरीका है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के जो इस वक्त कॉमन मेथड्स हैं, देयर आर 3 मेथड्स, जिसमें से एक ट्रेडिशनल मेथड है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड जो है वो पी वैल्यू मेथड है, और ये बड़ा क्विक सा मेथड है, और आप पी वैल्यू को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है, आपका जो काम है वो उसकी कोई वर्थ है। तो वो उसकी पी वैल्यू देख के, किसी भी टेस्ट की जो पी वैल्यू होती है उसको देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। पी वैल्यू इट डिटरमाइंस कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट की जा सकती है या रिजेक्ट की जा सकती है, ठीक है। थर्ड मेथड इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड, ठीक है। अच्छा, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको पी वैल्यू मेथड का भी बताऊंगी कि किस तरह से उसको देखा जाता है। सो स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले भी मैंने डिस्कस किया पीछे कि आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है और आपकी हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। सो एवरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिचुएशन इट बिगिंस विद द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। And a statistical hypothesis is an opinion about the population parameter. अच्छा, this may be true or may not be true, ठीक है। जो हाइपोथेसिस है वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये चीज डिफाइन करना बहुत जरूरी है, व्हाट इज दिस पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर बेसिकली किसी भी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो मेजर जो कॉमन पैरामीटर्स हैं किसी भी पॉपुलेशन के, वो या तो उसका एवरेज होता है या उसका डेविएशन होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूँ पाकिस्तानी पॉपुलेशन की, ठीक है, तो किसी भी कैरेक्टर को अगर हम ले लें, ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन का जो एवरेज ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है मीन को, ठीक है। और मैंने आपसे जो स्टेटमेंट दिया है वो इंटायर पॉपुलेशन के बारे में है। तो किसी भी पॉपुलेशन के बारे में जब किसी भी
हवाले से कोई गुफ्तगू होती है तो जो फिगर प्रेजेंट किया जाता है उसको पैरामीटर कहते हैं। जो प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है वो पैरामीटर कहलाती है। अब बेसिक जो पैरामीटर है किसी भी पॉपुलेशन के दो मेन पैरामीटर होते हैं। एक तो ये कि उसका एवरेज, किसी भी कैरेक्टर के हवाले से किसी पॉपुलेशन को जज करेंगे तो आप उसको एवरेज की फॉर्म में बताएंगे, या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे करूं कि भाई इस वक्त जो है वो कोरोना का बहुत सिलसिला चल रहा है, तो मैं आपसे कहूँ कि एवरेज डेथ्स पर मंथ जो है कोरोना में जब से चल रहा है वो मिसाल के तौर पर 25 है। ठीक है, तो एवरेज डेथ्स पर मंथ इन अ पाकिस्तानी पॉपुलेशन, तो ये जो वर्ड एवरेज है बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, इस पॉपुलेशन के पैरामीटर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह एवरेज 25 डेथ्स का मतलब ये है कि हर महीने में दो बातें हो सकती हैं, या तो हर महीने में 25 डेथ्स हो, या तभी एवरेज जो है वो 25 आएगा, या किसी महीने में 10 डेथ्स हो, किसी में जो है 50 डेथ्स हो, किसी में 30 हो, किसी में 20 हो, और जब उनका हम एवरेज निकालें तो वो 25 आए। ठीक है जी, तो ये दो मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकते हैं। पहली सिचुएशन में जब हर महीने में एग्जैक्टली 25 डेथ्स हो रही हो और जो एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है 25, तो इसमें जो डेविएशन कहीं नहीं है किसी भी मंथ में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस पॉपुलेशन का क्या होगा, 0 होगा, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही यूनिफॉर्म पैटर्न में डेथ्स होगी। अच्छा इसी तरह लेकिन जो दूसरा केस है उसमें क्या है कि हर महीने में एक थोड़ा बहुत डिफरेंस है, समटाइम्स काफी डिफरेंस है, तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ये डेविएशन उतना बढ़ेगा, तो उतना डेविएशन ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना जो है वो कम डिफरेंस होगा, मिसाल के तौर पे किसी में 25 है, किसी में 30 है, किसी में 27 है, किसी में 20 है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उस हिसाब से ये डेविएशन भी कम होता है। तो हर पॉपुलेशन का एक एवरेज और एवरेज का पैटर्न देखते हुए उसका एक डेविएशन होता है। तो बेसिकली ये दो जो कैरेक्टर्स हैं उनको पैरामीटर्स कहते हैं। तो जब भी कभी कोई हाइपोथेसिस टेस्ट होती है वो हमेशा किसी न किसी पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में होती है, यानी कि या तो आप उसका किसी भी कैरेक्टर का मीन टेस्ट करते हैं या आप स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, या तो मीन टेस्टिंग होती है किसी भी पॉपुलेशन की और या डेविएशन होती है। तो ये बेसिकली दो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के डिफरेंट कैरेक्टर्स को। ठीक है, अच्छा समटाइम्स क्या होता है कि आपको मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि जी आप मुझे बताएं पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज, अभी मैंने ब्लड प्रेशर की बात की, वो ये है, ये 120/18। ठीक है, अब मुझे इसको अगर टेस्ट करना है तो मैं कैसे टेस्ट करूँगी, पहले पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का ब्लड प्रेशर मैं चेक नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि जी कुछ सैंपल ले लिया जाए उस पॉपुलेशन में से। आइडियल सिचुएशन क्या है कि इंटायर पॉपुलेशन का सैंपल, इंटायर पॉपुलेशन को ही आप जो है वो कंसीडर करें और सबका ब्लड प्रेशर चेक करें, मगर इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आइडियली इट्स नॉट पॉसिबल। तो उस सूरत में फिर क्या किया जा सकता है कि यू टेक few individuals from one province, few from other province, और वो जो आप एक जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम दैट पॉपुलेशन वो सैंपल कहलाता है। ठीक है जी, तो सैंपल अब आपने जनरेट कर लिया और अब आपने उसका ब्लड प्रेशर लेना शुरू किया, क्योंकि चूंकि आपने सैंपल उसी पॉपुलेशन से लिया है और आपने हर सूबे से लिया है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जी चूंकि सैंपल इसी पॉपुलेशन से आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉपुलेशन को, तो जो इसका जो है वो ब्लड प्रेशर होगा वो पॉपुलेशन के ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम सैंपल का जो है वो ब्लड प्रेशर लेना शुरू करते हैं, यानी सैंपल किए आपने इंडिविजुअल्स उनका, और उसका एवरेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं और उसी का डेविएशन भी कैलकुलेट करते हैं, ये पॉसिबल चीज़ है। तो अब आपने जो कैलकुलेट किया है वो सैंपल का एवरेज और सैंपल का डेविएशन कैलकुलेट किया है चूंकि, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस पॉपुलेशन से आए हैं, ये इंटायर पॉपुलेशन के कैरेक्टर नहीं है। सैंपल के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्टैटिस्टिक कहा जाता है।
इनको स्टैटिस्टिक कहा जाता है। मैं यहाँ समझाने का मकसद ये है कि ताकि हम आगे अगर कोई टर्म आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ये वर्ड पैरामीटर और स्टैटिस्टिक का डिफरेंस आपको पता हो कि जो पैरामीटर होता है वो किसी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टर को डिफाइन करता है, और स्टैटिस्टिक जो होती है वो किसी भी सैंपल के कैरेक्टर को डिफाइन करती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली हाइपोथेसिस जो है वो दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस किसी भी सिचुएशन में। एक को हम कहते हैं द नल हाइपोथेसिस एंड द अदर वन इज नोन एज द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। अच्छा, नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज दिस नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज सिंबलाइज्ड बाय H नॉट। इसको हम H नॉट से डिफाइन करते हैं, और ये हमेशा ये जो हाइपोथेसिस होती है वो साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ होती है, यानी इज इक्वल्स टू के साइन के साथ होती है। आगे एग्जांपल्स आएंगी तो आपको समझ में आएगा। और इसका मतलब ये होता है कि this hypothesis states that there is no difference between a parameter and a specific value, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के जो क्लेम है उसमें और वो जो उसका एक्चुअल जो उसका जो पैरामीटर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये यूं कह लें कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि जी ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 है, और ये मेरा क्लेम है कि जी पॉपुलेशन का है, और एक्चुअल भी पॉपुलेशन का जब हम इंटायर पॉपुलेशन का एवरेज निकाले तो वो सेम आए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों पैरामीटर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी क्लेम्ड पैरामीटर एंड एन ऑब्जर्व्ड पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यानी कि दो चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर और बहुत सी एग्जांपल्स अभी आगे आएंगी तो आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल है, ठीक है। जो क्लेम किया जा रहा है वो, और जो ऑब्जर्व किया है आफ्टर सैंपल कलेक्शन और डेटा कलेक्शन के बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो भी सेम है। तो दोनों में चूंकि कोई डिफरेंस नहीं है तो बोथ आर इक्वल, दैट्स वाई जो नल हाइपोथेसिस है वो ऑलवेज जो है साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ होती है। अच्छा, इसी तरह ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं, समटाइम्स HA से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी बुक्स में HA लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो है ये एग्जिस्ट करती है, और ये डिनोट करते हैं हम HA से या H1 से या अदर देन H नॉट, जो भी आप सिंबल लेना चाहें उससे। तो alternate hypothesis is opposite to null hypothesis, ठीक है। null hypothesis का मतलब है कि there is no difference, and alternate hypothesis जो है वो ये state करती है कि there is existence of a difference between a parameter and any specific value, या there is a difference between two parameters, ठीक है। ये क्या बात हो रही है हम नेक्स्ट उसमें एग्जांपल्स में आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन है जिसको हम थोड़ा सा देखते हैं। A medical researcher is interested in finding out whether a new medication will have any undesirable side effects or not. The researcher is particularly concerned with the pulse rate. Basically, जिस population को यहाँ पर देखा जा रहा है वो क्या है, पहली बात तो ये है कि वो पेशेंट्स हैं जो एक ड्रग ले रहे हैं, और जो रिसर्चर है वो ये देखना चाह रहे हैं कि इस ड्रग से पल्स रेट पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो उस पॉपुलेशन का जो कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर है, दैट कैरेक्टर इज द पल्स रेट, जिसमें रिसर्चर इंटरेस्टेड है। और पॉपुलेशन कौन सी है, द पेशेंट्स हु टेक द मेडिकेशन, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है कि क्या इससे पल्स रेट, अब कुछ पॉसिबिलिटीज क्या हैं उसकी। जो हाइपोथेसिस है वो ये कि वेदर अ न्यू मेडिकेशन will have any undesirable side effects or not, ठीक है। अब एक पल्स रेट एक प्रॉपर पल्स रेट है, ठीक है, नॉर्मल एवरेज पल्स रेट होता है। तो अगर उससे ज्यादा भी होगा तो भी वो एक साइड इफेक्ट है उस ड्रग का, और उससे कम होगा तो भी वो एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो वो दोनों में इंटरेस्टेड है इस
सिनेरियो में, तो वो ज्यादा भी है तो भी और कम भी है तो भी, विल द पल्स रेट इंक्रीज or decrease or remain unchanged after a patient takes the medication. ठीक है। अच्छा, सिंस द रिसर्चर नोज दैट कि मीन पल्स रेट है फॉर द पॉपुलेशन अंडर स्टडी, उसको ये बात पता है कि जो पेशेंट्स हैं ड्रग देने से पहले भी कि जो ये जो पेशेंट्स हैं इनका जो मीन पल्स रेट आ रहा है वो उसको पता है। ठीक है, यानी उसको पॉपुलेशन का पैरामीटर पता है। कौन सा पैरामीटर पता है? उसको मीन पता है कि उसका जो मीन पल्स रेट है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द मीन पल्स रेट जो है 82 बीट्स पर मिनट, उसको पता है ये बात। ठीक है, तो जब उसको पता है ये बात, तो अब हाइपोथेसिस इस सिचुएशन में क्या होगी? ठीक है, हाइपोथेसिस ये है कि अब उन लोगों को ड्रग देना शुरू की है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो देखना चाह रहा है कि अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स हैं नहीं, तो अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो अब जो हाइपोथेसिस है वो कैसे इसमें फॉर्मुलेट होगी? ठीक है, अगेन दो हाइपोथेसिस है, क्योंकि जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं तो दो हाइपोथेसिस डिफाइन करना मैंडेटरी है। पहला स्टेप है कि आपको डिफाइन करना है हाइपोथेसिस। तो इसमें जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स वाली ये जो सिचुएशन है, इसमें जो नल हाइपोथेसिस होगी, मैंने भी आपको बताया था, इट्स ऑलवेज विद अ साइन ऑफ इक्वालिटी, एज यू कैन सी। सो द नल हाइपोथेसिस इज दैट कि जो मीन रेट है उसको पता है, जो कि वो है 82 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्लाइड और अकॉर्डिंग टू द नोन फैक्ट्स, जो हमेशा नल हाइपोथेसिस होती है वो साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ होती है। तो यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर के स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मीन इज इक्वल्स टू 82 बीट्स पर मिनट। ठीक है, एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है यहाँ पर वो क्या है कि मीन इज नॉट इक्वल्स टू 82 बीट्स पर मिनट। तो विद दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो भी हाइपोथेसिस मेंशन होगी वो हमेशा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। अब नॉट इक्वल्स टू 82 का मतलब ये है कि इट कुड बी ग्रेटर देन 82 और इट कुड बी लेस देन 82। दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें आ सकती हैं। ठीक है जी, बट इस वक्त ये समझ जाने की जरूरत है कि ये जो है वो नल हाइपोथेसिस है एंड दिस वन इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अच्छा, ऐसा टेस्ट जिसमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हो, यानी कि जैसे ये वाला सिचुएशन है, इनकी ये नॉट इक्वल्स टू के साइन के साथ इन्होंने प्रेजेंट की हुई है, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। 82 से ज्यादा भी हो सकती है, 82 से कम भी हो सकती है, क्योंकि जो रिसर्चर है वो ये देखना चाह रहा है कि कोई भी अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स है या नहीं है। तो उसमें जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल्स टू के साथ ही जो प्रेजेंट की जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों तरह का वो टेस्ट देखना चाह रहा है कि ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का टेस्ट जिसमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो विद दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी के साथ हो, जिसमें दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाए, ज्यादा की भी और कम की भी, इस तरह के टेस्ट को हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट। ठीक है, अच्छा, ये भी पॉसिबल हो सकता था कि ये हाइपोथेसिस विद दिस साइन ऑफ इक्वालिटी ना होती, वो विद ओनली विद दिस साइन हो। ठीक है, कि मीन इज ग्रेटर देन 82 और या वो इस साइन के साथ होती, मीन इज लेस देन 82। ये दोनों साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन, दे ऑल रिप्रेजेंट साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है हमेशा साइन ऑफ इनइक्वालिटी के साथ होती है। अगर तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मेंशन है आपको किसी भी हाइपोथेसिस में, या सिचुएशन देख के आपने हाइपोथेसिस जो डिफाइन की है वो ये इस साइन के साथ है, तो आपका जो टेस्ट है उसको टू टेल टेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर ये विद दिस साइन होती है, इस साइन में होती है, अगर ये हम ये देखते हैं कि भाई जो रिसर्चर है वो ये देखना चाह रहा है कि पल्स रेट इससे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस विद ग्रेटर देन के साइन के साथ होती है, ग्रेटर देन 82, और अगर कम होगा तो ये इस साइन के साथ होती, लेस देन 82। ठीक है, तो उस सूरत में
जो टेस्ट होता वो कहलाता वन टेल टेस्ट, लेकिन अभी चूंकि ये विद बोथ इंक्लूडिंग बोथ पॉसिबिलिटीज, इसलिए जो टेस्ट है वो कहलाता है टू टेल टेस्ट। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा टेस्ट जिसमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विद बोथ पॉसिबिलिटीज और विद दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी के साथ हो, तो वो जो टेस्ट है वो टू टेल टेस्ट कहलाता है। अच्छा, इसी तरह अब हम बात करते हैं वन टेल टेस्ट की। अभी मैंने पीछे भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, उसके एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक केमिस्ट, a chemist invents an additive to increase the life of an automobile battery। ठीक है, ऑटोमोबाइल बैटरी की लाइफ में केमिस्ट उसने एक इजाद किया है कोई एडिटिव जो उसकी लाइफ बढ़ा देता है। तो if the mean lifetime of the automobile battery without additive is 36 months, then her hypothesis are, ठीक है, उसको ये पता है कि एवरेज लाइफ टाइम जो है ऑटोमोबाइल बैटरी का वो 36 मंथ्स होता है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन है ऑटोमोबाइल बैटरीज विदाउट द एडिटिव्स। ठीक है, और यहाँ पर जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो क्या टेस्ट कर रहे हैं, मीन लाइफ टाइम ऑफ द ऑटोमोबाइल बैटरी विदाउट दैट एडिटिव। ठीक है, तो वो है 36 मंथ्स। तो इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होगी, डेफिनेटली मैंने भी आपको बताया कि इट्स ऑलवेज विद द साइन ऑफ इक्वालिटी, तो मीन इज इक्वल्स टू 36 मंथ्स। ऑल्टरनेट क्या होगी, डेफिनेटली उसको ये वो इसमें इंटरेस्टेड है कि इससे बढ़ती है लाइफ की नहीं बढ़ती, तो ऑल्टरनेट क्या होगी, मीन इज ग्रेटर देन 36। यहाँ पर जो है जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी कि ये दो क्लेम्स हैं। ये पहला क्लेम जो है वो कि बराबर है मीन, और चाहे आप ऐड करें ना करें, और दूसरा जो क्लेम है ऑल्टरनेट क्लेम क्या है कि जो बैटरी की लाइफ है वो 36 से ज़्यादा होगी अगर वो एडिटिव इसमें इंक्रीज किया जाए। तो ये वाला जो टेस्ट है जो इधर दिस साइन और दिस साइन हो तो वो कहलाता है वन टेल टेस्ट। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि जो टेस्ट जो है वो दिस साइन और ग्रेटर देन इसकी साइन के साथ हो तो वो वन टेल टेस्ट तो कहलाता है, मगर वो कहलाता है राइट साइडेड टेस्ट, उसको कहते हैं राइट साइडेड टेस्ट। अच्छा, और अगर ये इस साइन के साथ होता तो ये कहलाता वन टेल टेस्ट ही, मगर चूंकि विद दिस लेस देन के साइन के साथ है तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइडेड टेस्ट। यानी कि अगर ये केमिस्ट ये देखना चाह रहा होता उस सूरत में कि ये जो एडिटिव डाल रहे हैं इससे ऑटोमोबाइल बैटरी की लाइफ कम हो रही है 36 से, तो उस सूरत में जो ऑल्टरनेट होती वो होती alternate hypothesis would be like this, ये मीन जो है it's less than 36। तो अगर ये वाला जो है वो alternate hypothesis है तो ये वन टेल टेस्ट तो है, मगर ये राइट साइडेड वन टेल टेस्ट है। और अगर ये वाला इंटरेस्ट होता उसका तो ये वन टेल टेस्ट तो है मगर ये लेफ्ट साइडेड टेस्ट है। इसकी और एग्जांपल्स भी हैं आगे, तो अब हम देखते हैं लेफ्ट साइडेड टेस्ट की एग्जांपल भी देख सकते हैं आप कि एक अ कॉन्ट्रैक्टर विशेस टू लोअर हीटिंग बिल्स बाय यूजिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेशन इन हाउसेस। आपको पता है हमारे यहाँ बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, यहाँ पे टॉकिंग अबाउट हीटिंग बिल्स। ठीक है जी, तो उसने ये देखा कि अगर प्रॉपर एक स्पेशल टाइप की इंसुलेशन लगाएं तो हीटिंग जो बिल्स हैं वो कम हो रहे हैं या नहीं। तो अगर एवरेज हीटिंग बिल जो है वो 78 है, तो वो ये देखना चाह रहा है कि एवरेज 78 है, हम ये इंसुलेशन लगा रहे हैं, इसके बाद क्या ये कम हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो उसकी हाइपोथेसिस क्या होगी, डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड होगा कि 78 से कम बिल हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसकी हाइपोथेसिस है। सो नल हाइपोथेसिस अगेन विद द साइन ऑफ इक्वालिटी, मीन जो है वो इज इक्वल्स टू 78। ठीक है, ये पता है उसको। यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन है क्या पॉपुलेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉपुलेशन वो हाउसेस हैं जहाँ पर ये इंसुलेशन हुई है। ठीक है, तो उनसे पहले और उनसे बाद, इंसुलेशन से पहले जो बिल था और इंसुलेशन के बाद जो बिल था, ये उस पर स्टडी होगी
कि कितना फर्क पड़ा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये होगा कि भाई ये इससे जो है कम होगा, विल जो है कम होगा, लेस देन होगा, एवरेज कम आएगा, ठीक है। तो अब हम क्लेम ये है कि इससे कम आएगा, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये अगेन वन टेल टेस्ट है, बिकॉज ये एक सिंगल साइन ऑफ इनइक्वालिटी के साथ है, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया गया है, और ये जो टेस्ट है ये कहलाएगा लेफ्ट साइडेड टेस्ट, ठीक है। अगर हम इसी को मैं और एक्सप्लेन करूं, तो अगर ये विद दिस साइन होता ग्रेटर देन 78, मतलब वो ये देखते कि कोई ऐसी डिवाइस लग रही है जिससे जो है वो ये बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो फिर ज्यादा आ रहा है तो फिर वो हाइपोथेसिस ये वाली होती, और फिर जो ये टेस्ट होता ये वन टेल टेस्ट तो होता, मगर ये राइट साइडेड टेस्ट होता। बट इन दिस सिचुएशन इट इज लेफ्ट साइडेड टेस्ट, क्योंकि ये विद लेस देन की साइन के साथ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कभी टू टेल टेस्ट होगा तो हमेशा आप देखें जो नल हाइपोथेसिस है वो साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ है इन तीनों में, राइट टेल टेस्ट हो चाहे लेफ्ट टेल टेस्ट हो, ठीक है। लेकिन टू टेल टेस्ट होगा तो अल्टरनेट चेंज हो जाएगी, वो इस साइन के साथ होगी, और अगर राइट टेल टेस्ट होगा तो ग्रेटर देन के साइन के साथ होगी, और लेफ्ट टेल टेस्ट होगा तो वो लेस देन के साइन के साथ होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ये भी चीजें लिखी हुई है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर परेशान होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी हाइपोथेसिस क्या है, या सवाल से हम किस तरह से हाइपोथेसिस निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि नल हाइपोथेसिस तो हमेशा इज इक्वल टू, इज सेम एज, हैज नॉट चेंज फ्रॉम, इज द सेम एज, इस तरह के फ्रेजेस के साथ होती है सवाल में ही। और ग्रेटर देन और लेस देन के लिए आप यानी कि जो टेस्ट करनी है, और नॉट इक्वल्स टू के लिए जो टेस्ट करनी है उसके लिए ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। सवाल में हो सकता है कि आप टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन दिस, इट्स अबव देन दिस, इज हायर देन दिस, इज लॉन्गर देन दिस। तो आप इस साइन को यूज करते हुए हाइपोथेसिस की जो टर्म है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। सो ये साइड आपको हेल्प आउट करेगी, ठीक है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जब लेस देन के फॉर्म में होगी तो उसके अलावा जो टर्म्स यूज कर सकते हैं वो इज बिलो, इज लोअर देन, शॉर्टर देन, स्मॉलर देन, डिक्रीज, रिड्यूस्ड, ठीक है। तो उस सूरत में आपको ये वाले साइन के साथ जो है वो हाइपोथेसिस लिखेंगे, ठीक है। और नॉट इक्वल्स टू की जो हाइपोथेसिस होगी वो इस इन फ्रेजेस के साथ समटाइम्स मेंशन है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो आपको खुद बनानी होती है। मतलब एक सिचुएशन अगर आपको दे दी जाए, जैसे लास्ट 3 सिचुएशंस थी, तो आप हाइपोथेसिस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो उनकी जो पैरामीटर्स वो मैं भी डिस्कस किया आपसे कि किस तरह से आप लिखेंगे। कि एवरेज हमेशा जो है जो नल हाइपोथेसिस है उसमें हमेशा जो पॉपुलेशन का मीन है वो इक्विवेलेंट होगा एवरेज, ठीक है, जो आपको बताया गया है प्रीवियस ये था पॉपुलेशन का, तो उससे इक्विवेलेंट होगा। और नल हाइपोथेसिस में हमेशा वो साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ होगा। अच्छा जी, अब आपने स्टेट कर दिया, नल हाइपोथेसिस भी आपको पता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी आपको पता है। अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप करने जा रहे हैं टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्लाइड है, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसमें से स्टेट द नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर ईच क्लेम। ये आप स्लाइड को एज अ क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। आंसर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा कि आपको क्या लगा कि इसमें कौन सी नल हाइपोथेसिस है और कौन सी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसको लिख कर आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप के ऊपर, ठीक है। और आप सवाल को देखते हुए बता सकते हैं कि जो टेस्ट है वो वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, और अगर ये वन टेल टेस्ट है तो ये राइट साइडेड है या ये लेफ्ट साइडेड है। तो ये आप उसको सही से पढ़ के कंसिडरिंग द लास्ट जो अभी हमने डिस्कशन किया है तो उससे आप बताइएगा कि ये क्या है, ठीक है। पहला स्टेप जो किसी भी हाइपोथेसिस का होता है, टेस्टिंग का होता है डिफाइनिंग द हाइपोथेसिस। हमने डिफाइन कर ली कि दो तरह की हाइपोथेसिस होती हैं, नल और अल्टरनेट, और हमने उसके हिसाब से टेस्ट डिफाइन कर ली कि टेस्ट जो है वो
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के हिसाब से डिफाइन होता है कि वो राइट टेल है, वो लेफ्ट टेल है, वो वन टेल है, या वो टू टेल है। ठीक है, अब हम जो सेकंड हमारा जो मरहला होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिफाइन करना। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिफाइन करना। ठीक है, अच्छा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसको डिफाइन करने से पहले हमें थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए कि हम जब भी कोई काम करते हैं वो डेफिनेटली वो विदाउट एरर नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं गलती का इम्कान जो है वो शामिल होता है। ठीक है, तो ये बहुत मुमकिन है कि आप कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करें और वो जो है उसमें गलतियां हों। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं करेक्ट डिसीजन की और दो पॉसिबिलिटीज हैं इनकरेक्ट डिसीजन की। ठीक है, अच्छा, ये पॉसिबल है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो सही हो बिल्कुल, और आप उसको एट द एंड रिजेक्ट कर दें। ठीक है, आप कहें कि नहीं ये सही नहीं है क्लेम, आपने जो उसको टेस्ट किया उसके बाद आप कहें कि क्लेम इनका ठीक नहीं है, लेकिन वो आपकी गलती हो, वो आपकी एरर की वजह से ऐसा हो। ठीक है, तो दो तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। पहली मिस्टेक ये कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो सही हो। ठीक है, वो सही हो। ठीक है, यानी कि किसी का क्लेम जो है वो सही हो और आप उसको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, यू रिजेक्ट। ठीक है, तो ये जो एरर है ये कहलाता है टाइप 1 एरर। और दूसरा जो एक प्रॉब्लम है वो ये आता है एरर कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है, मतलब वो ठीक नहीं है और आप उसे एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये डू नॉट रिजेक्ट इट नॉट, या आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये दो गलतियां हो सकती है, एक तो हाइपोथेसिस सही हो आप उसे गलत कर दें, और एक ये हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स हो, एक्चुअली वो फॉल्स हो, गलत हो, किसी का क्लेम ठीक ना हो, और आप जब अपनी स्टडी करने जाएं और आपकी स्टडी में कोई एरर हो बट आप कहेंगे जी नहीं सही है, क्लेम सही, तो ये सेकंड टाइप ऑफ एरर होती है, इसको कहते हैं टाइप 2। ठीक है जी, तो इफ द null hypothesis is false and you accept it, it is type 2 error. So यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है क्या, टाइप 2 error occurs if you do not reject the null hypothesis when it is false. तो इसमें से ये जो दो गलतियां हैं डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि ये जो गलतियां हैं वो उससे हो, मतलब किसी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप अपने इंटायर प्रोसीजर में ये दो गलतियां करें। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस इम्कान को, ये इस प्रोबेबिलिटी को कि ये गलतियां आप करें, ये इसको एट द स्टार्ट ही आप क्या कर लें, कंट्रोल कर लें, ताकि जो भी आपकी फाइंडिंग्स हो वो ऑथेंटिक हो। ठीक है, अच्छा, इसमें जो टाइप 1 एरर है यानी कि हाइपोथेसिस सही हो और आप उसे रिजेक्ट कर दें, तो इसको करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये चांस कि आप टाइप 1 एरर करेंगे, ये चांस कहलाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। द चांस दैट यू विल कमिट टाइप 1 एरर इज नोन एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो डेफिनेटली नोबडी वांट्स द एरर इन द स्टडी। ठीक है, सो ये जो दो एरर्स हैं, सवाल एक पैदा होता है क्या इनको कम करने को कोई तरीका है, इनका चांस कम करने को कोई तरीका है, या ये गलती आप करेंगे इसका इम्कान कम करने का कोई तरीका है? यस, टाइप 1 एरर को से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ये चीज कि हाँ जी हम इंसान हैं और हमसे गलती हो सकती है, तो हम कुछ अमाउंट ऑफ एरर को फिक्स करते हैं बिफोर स्टार्टिंग दी starting our study, or before starting the starting testing the before the start of testing the hypothesis या claim testing से पहले हम उस error को एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ वी कैन कमिट दीज मिस्टेक्स, तो हम उसको फिक्स करें, उसकी प्रोबेबिलिटी को फिक्स करते हैं। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी के यू विल कमिट द टाइप 1 एरर
वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। तो उसको हम पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि हाँ जी हो सकती है, गलती का इम्कान हो सकता है, इसको हम शामिल करें। तो ये कहलाता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर। ठीक है, इसको हम अल्फा से सिंबलाइज करते हैं, और ये जो है इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। सवाल ये पैदा होता है कि कितना हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ज़ाहिर है इंसान है, कितनी गलती एक्सेप्ट हो सकती है किसी भी काम में, ये गुंजाइश हो सकती है। तो या तो वो 1% हो सकती है, 5% हो सकती है, 10% हो सकती है। इससे ज्यादा अगर आप एरर फिक्स करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो काम है वो इतना इतना जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, उसमें और बहुत एरर है। ठीक है, तो इसलिए हम बेसिकली फिक्स करते हैं उसको। अच्छा, तो कितना फिक्स करते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ 1% एरर, तो 1% एरर का क्या मतलब है। 1% जी अल्फा 1% है, मतलब प्रोबेबिलिटी के हम कमिट करेंगे 1% एरर, तो वो 1% है। 1% का मतलब है 0.01। ठीक है, एरर का चांस है 0.01। ठीक है, और अगर ये 5% है तो इट इज 0.05। प्रोबेबिलिटी ही है बेसिकली ये। और अगर ये 10% है तो इसका मतलब है 0.1। प्रोबेबिलिटी इज 0.1। ठीक है, तो परसेंटेज में मोस्टली हम फिक्स करते हैं, जिसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। और तो अगर आपने 1% एरर रखा है तो उसका मतलब है कि आप 99% कॉन्फिडेंट होंगे अपनी फाइंडिंग में। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है लेवल वो 99% पे होगा कि भाई इतना एरर है, बाकी जितना भी है वो सही है। ठीक है, और अगर 5% है तो इसका मतलब है आप 95% कॉन्फिडेंट होंगे अपनी फाइंडिंग्स में। तो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल होगा। और अगर आपने 10% एरर फिक्स किया है तो जो भी फाइंडिंग है उसमें आप 90% जो है वो कॉन्फिडेंट होंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 90% होगा। तो मुख्तलिफ सवालात में समटाइम्स ये मेंशन किया जाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाता है अल्फा क्या है। समटाइम्स अल्फा मेंशन किया होता है तो उस हिसाब से आपको पता चल जाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ठीक है जी, तो पहला जो तरीका है एरर को कम करने का वो ये है कि आप फिक्स कर लें एरर इन द स्टार्ट, एंड उसको हम पहले ही बता देंगे जो हमारी स्टडी है उसमें जो है वो इतने परसेंट एरर का चांस है। ठीक है, तो दैट वुड बी योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो पहले डिफाइन कर लेंगे आप। ठीक है, आमतौर पर सवालात में मेंशन होता है कि आप इस हाइपोथेसिस को इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेस्ट करें, और समटाइम्स जो है वो दिया हुआ नहीं भी होता। तो अगर दिया हुआ नहीं है तो मोस्टली ये 3 जो है एरर के लेवल्स यूज होते हैं। तो 1% जो है बड़ा ही थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, 10% बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मोस्टली जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो आमतौर पे यूज किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड ये रूल है कि अगर कहीं मेंशन नहीं है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कि आप इसको किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करें, तो आपने 5% चूज कर लेना। ठीक है जी, तो टाइप 1 का तो मसला हल हो गया कि आपने ऑलरेडी मान लिया कि जी हम इंसान है, हम गलती कर सकते हैं, और उसका चांस आपने पहले ही फिक्स कर लिया। 5% गलती का चांस इज एक्सेप्टेबल, वो आपने पहले ही फिक्स कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं टाइप 2 एरर की। टाइप 2 एरर को बीटा से सिंबलाइज करते हैं, और ये है इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर, इसको बीटा कहते हैं। तो बीटा को जो है वो कैलकुलेट करना आसान नहीं है, तो लेकिन हम इसको किस तरह से कर सकते हैं कि हम टाइप 2 एरर करते क्यों है। टाइप 2 एरर मोस्टली होती जब है जब आपका जो टेस्ट है वो आपने कोई गलत टेस्ट चूज कर लिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी भी स्टडी में होना टी टेस्ट चाहिए था, आपने उसमें जी एनोवा लगाया हुआ है, तो अब जो फाइंडिंग्स होंगी उसमें गलती का चांस होगा, वो इस वजह से होगा। आपने मिसाल के तौर पर सैंपल साइज बहुत ज़्यादा ले लिया,
ठीक है, या बहुत कम ले लिया, ठीक है, तो सैम्पल साइज भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है इन कमिटिंग टाइप 2 एरर। ठीक है, तो इस तरह जो बीटा को कम करने का जो पॉसिबिलिटीज है उसको कैलकुलेट करना तो आसान नहीं है, इसलिए उसको फिक्स भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी जो वर्किंग है उस पर डिपेंड करता है। तो टाइप 2 को कम करने का जो बेहतरीन तरीका ये है कि आपका जो सैम्पल साइज है वो अप्रोप्रिएट हो, पॉपुलेशन के हिसाब से हो। 20 करोड़ में से अगर आप 20 लोगों का बीपी चेक करके उसका फाइंडिंग जो है पब्लिश करने के चक्कर में है, तो डेफिनेटली इट वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन, क्योंकि आपका जो सैम्पल साइज है वो पॉपुलेशन के साइज से मैच नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा उस पॉपुलेशन को। ठीक है, और या समटाइम्स जो है वो आपका जो टेस्ट है वो आपने प्रॉपर टेस्ट नहीं अप्लाई किया जो कि उस पे डेटा पे लगना चाहिए, तो उस सूरत में भी जो चांस है वो टाइप 2 एरर का वो बढ़ जाता है। टाइप 2 एरर को कम करने का जो तरीका है वो ये है कि आप या तो अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज लें और जो अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज करेंगे कौन सा टेस्ट है वो लगना है आपके डेटा के ऊपर। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जो 3 लेवल्स हैं 0.10, 0.05 एंड 0.01। ठीक है जी, तो इसी तरह ये पूरा आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज़ है जो भी मैंने डिस्कस की है कि जब अल्फा 0.10 होता है 10% चांस होता है कि आप एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, और अगर 0.05 है तो 5% चांस है। ठीक है, और अगर 0.01 है तो 1% चांस है कि आप टाइप 1 एरर कमिट करें या आप एक ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। अच्छा, एक चीज इसमें बड़ी अहम है, जब भी हम डिसीजन लेने जाएंगे, अभी जैसे कि अभी आपने यहाँ पे लिखे हुए दिखा है कि चांस है ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो हमेशा जब भी कभी डिसीजन होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, वो ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस होता है कि हम किसी भी नल हाइपोथेसिस को एट द एंड एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मेरी बहुत ही वाजे अल्फाज में मैं कह रही हूँ कि जब भी हम डिसीजन लेते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, तो वो हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस लेते हैं, या तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं या हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी हिसाब से जब अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसके साथ जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम उसके साथ जो अटैच ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो दूसरा इम्पोर्टेंट मरहला है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, वो आपने डिफाइन कर लिया। गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो आपने 5% चूज करना है, 0.05 आराम से चूज कर लेना है। ठीक है जी, चूज द बेस्ट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मरहला है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में वो है टेस्ट चूज करना। वो भी मैंने आपको बताया कि डेटा को देखते हुए आपको टेस्ट चूज करना होता है कि कौन सा टेस्ट चूज होगा। तो these are few tests that are used to test the different parameters of population. Z and T and ANOVA. These tests, they are used to test the means of the population. Z test भी मीन टेस्ट करता है, T test भी एवरेज टेस्ट करता है, और ANOVA में भी एवरेज टेस्टिंग होती है। F टेस्ट जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्टिंग करता है, और काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली इसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिंगल पॉपुलेशन का टेस्ट करता है, और ये जो है वो किसी भी डेटा की फिटनेस भी चेक करता है कि डेटा प्रॉपर है या नहीं है। और ये जो टेस्ट है वो दो पॉपुलेशन में उनके पैरामीटर्स में कोई एसोसिएशन है वो भी वो भी चेक करता है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ये टेस्ट जो है वो टेस्ट करता है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो डेटा को देखते हुए आइडिया हो जाता है कि हमें क्या कौन सा टेस्ट यूज करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी एक पॉपुलेशन का मीन टेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जी टेस्ट चूज करेंगे या टी टेस्ट चूज करेंगे, उसकी भी कंडीशंस हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और अगर दो
2 से ज्यादा पॉपुलेशन का मीन टेस्ट करना है आपको। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने वीट वैरायटी की वो चेक करनी है कि भाई आपने 3 डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं, ठीक है, और वो इम्प्रूव कर रहे हैं वीट की वैरायटी को या वीट की जो यील्ड है उसको, तो अब आपने क्या करना है कि जो सेम क्वांटिटी है तीनों की वो फील्ड पे जो है सप्लाई करनी है, उसको अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको देखना है कि जी पर एवरेज पर स्क्वायर या पर जो भी उसकी मेजरमेंट आप यूज कर रहे हैं, तो उस पे जो है कितनी एवरेज यील्ड है, ठीक है। तो अब ये तीनों अगर आप कंपेयर करेंगे किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो बेसिकली आप जो टेस्ट यूज करेंगे वो अनोवा यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोर देन 2 मीन्स को अगर टेस्ट करना हो तो हम अनोवा यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा क्या है और किस तरह से क्या हाइपोथेसिस है, क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज करनी रहेगी, ठीक है। ये तीसरा मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। आफ्टर चूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यू विल चूज द टेस्ट व्हिच यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द डेटा यू कलेक्टेड, ठीक है जी। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन करना, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू आप एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब चूज कर लेते हैं, वेदर 0.05 या 0.1 या 0.01, उसके बाद आप क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन करते हैं या क्रिटिकल वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, ये देखते हैं कि क्या क्रिटिकल वैल्यू। बेसिकली क्रिटिकल वैल्यू होती क्या है? क्रिटिकल वैल्यू ये वो वैल्यू होती है जो आपके डेटा को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देती है, ठीक है। एक वो जिसको रिजेक्शन जोन कहते हैं, एक वो जिसको हम एक्सेप्टेंस जोन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यूं कहूंगी कि जो भी टेस्ट आप चूज कर रहे हैं, चाहे आप जी टेस्ट यूज करें, टी यूज करें, अनोवा यूज करें, एफ यूज करें, काई स्क्वायर यूज करें, तो हर टेस्ट का एक टेबल है। तो बेसिकली क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू है जो टेबल में से आप चूज करते हैं, उस टेस्ट के टेबल में से आप चूज करते हैं, उसको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। इसको मैं बहुत नॉन स्टैटिस्टिकल वे में अगर आपसे बात करूं तो ये है, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि ये वो वैल्यू होती है जो ये डिफाइन करती है कि आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, ठीक है। अब ये हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं कि जी टेबल से कैसे पता चलेगा कि क्रिटिकल वैल्यू क्या है, तो टेबल से क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पहले चूज कर चुके हो, इसीलिए उसके बाद निकाली जाती है, ठीक है। और आप अपना टेस्ट चूज कर चुके हो कि आपने कौन सा टेस्ट यूज करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने टी टेस्ट यूज करना है और आपका लेवल जो है वो जो क्रिटिकल जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5% है, ठीक है। तो आप टी टेस्ट के टेबल में जाकर 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज करते हुए ही वो टेबल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू इट सेपरेट्स द क्रिटिकल रीजन फ्रॉम द नॉन क्रिटिकल रीजन, ठीक है। क्रिटिकल रीजन वो रीजन है जिसको हम रिजेक्शन रीजन कहते हैं, और नॉन क्रिटिकल रीजन वो रीजन है जिसको हम नॉन रिजेक्शन रीजन कहते हैं या इसको एक्सेप्टेंस रीजन भी कहते हैं। बेसिकली आपका जो डेटा है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, ये आपका डेटा का एक ग्राफ है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो अब आपने जो टेबल से वैल्यू निकाली है क्रिटिकल रीजन की, वो ये वैल्यू है, ठीक है। मिसाल कोई भी वैल्यू है, तो वो वैल्यू आप इस फिगर में कहाँ प्रेजेंट करेंगे? आप या तो उसको राइट साइड पे प्रेजेंट करेंगे या आप उसको लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैं अभी फिलहाल आपसे कह रही हूँ कि ये वाली वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि कहाँ कब हम राइट पे करते हैं कब हम लेफ्ट पे करते हैं वो भी मुझे भी आपको बताना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये वैल्यू है 7, ठीक है, 7, ठीक है। ये जो 7 है, अब इसने इस पूरे डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा,
ठीक है, इस हिस्से को मैं कलर कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद की जो भी वैल्यूज होंगी वो कहलाती है रिजेक्शन जोन या रिजेक्शन जोन या रिजेक्शन रीजन, ठीक है। और इससे पहले की जितनी भी वैल्यूज हैं वो कहलाएंगी एक्सेप्टेंस रीजन या नॉन रिजेक्शन रीजन, ठीक है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको डिफाइन करेगी कि जो हाइपोथेसिस आपने टेस्ट किए वो सही है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बयान करना जरूरी है कि ये जो क्रिटिकल वैल्यू है देखते कैसे, ठीक है। अच्छा, अभी आपसे डिफाइन किया कि क्रिटिकल वैल्यू जो है वो इट कैन बी, ये राइट साइड पे भी हो सकती है मीन के, और ये लेफ्ट साइडेड पे भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे भी हो सकती है, ये यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका जो टेस्ट है वो टू टेल टेस्ट है, अगर आपका टेस्ट जो है वो टू टेल टेस्ट है तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू है ये दोनों साइड पे आएगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन की गई। फॉर अ टू टेल टेस्ट क्रिटिकल रीजन जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो हाइपोथेसिस है वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो नॉट इक्वल्स टू के साइन के साथ है, उसका मतलब है दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो आपका जो क्रिटिकल जो एरिया है ये दोनों जगह दोनों तरफ बनेगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है पूरा डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हायर साइड पे भी बनेगा और ये लोअर साइड पे भी बनेगा, ठीक है। बेसिकली ये एरिया, ये रीजन है क्या, ये वो एरर है जो आपने इनिशियली फिक्स किया है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एरर फिक्स किया है 5%, तो ये चूंकि अब दो जगह स्प्लिट हो गया है, तो बेसिकली ये जो एरिया है ये 2.5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को शो कर रहा है, और ये वाला रीजन भी 2.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज करें। बेसिकली ये डेटा में ये जो चीज़ है ये आपको डिफाइन करती है क्रिटिकल रीजन की ये जो हिस्सा है ये रिजेक्शन रीजन है, क्योंकि ये वो सारा एरर है जो आपने फिक्स किया है, ये भी वो सारा एरर है जो आपने फिक्स किया है। तो ये जो वैल्यू है ये डिफाइन करेगी कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या ट्रू नहीं है, ठीक है। कैसे डिफाइन करेगी ये हम अभी बयान करेंगे आपको। फिलहाल के लिए इतना समझना जरूरी है कि अगर आपका टू टेल टेस्ट है तो क्रिटिकल रीजन भी टू साइड पे बनेगा, और अगर आपका वन टेल टेस्ट है तो आप देखेंगे कि ये राइट टेल है या लेफ्ट टेल। अगर ये राइट टेल टेस्ट है यानी कि एक ग्रेटर देन की साइन के साथ है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो आपका रिजेक्शन रीजन भी राइट साइड पे बनेगा। और अगर ये लेफ्ट टेल टेस्ट है तो आपका रिजेक्शन रीजन भी लेफ्ट साइड पे बनेगा, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे कैसे, हर टेबल में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए हुए होंगे और हर टेबल को देखने का एक डिफरेंट तरीका है, ये टेस्ट टू टेस्ट वेरी करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं टी टेस्ट की, तो टी टेस्ट में जो क्रिटिकल रीजन डिफाइन करने का जो तरीका है वो है n-1, ठीक है। क्रिटिकल रीजन डिफाइन करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम DFD कहते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है कि आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो चूज कर चुके हैं। जैसे टी टेस्ट में हम आपको ये इस तरह का टेबल दिया होगा, अगर आपने टी का टेबल देखा हो तो यहाँ पर जो है वो अल्फा मेंशन है, डिफरेंट अल्फा मेंशन है, 5% भी है और 10% भी है। मैं यहाँ पर 5% की मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 5% भी है, 10% भी है, 1% भी है, डिफरेंट डिफरेंट है लाइन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बने। तो अभी तो बहुत सारे हैं, आप कैसे देखेंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू जिससे आप डिफाइन करते हैं क्रिटिकल रीजन को, वो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। हर टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होता है, कुछ टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है, कुछ के लिए कुछ होता है। जैसे टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है। व्हाट इज दिस? n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर अगर आपके पॉपुलेशन में 30 लोग हैं तो n-1 होगा 29। तो आप बेसिकली 5% लेवल आप चेक कर चुके हैं, सिलेक्ट कर चुके हैं। आप इसमें देखेंगे 10 से लेकर
0 तो नहीं, खैर 1 से लेकर बहुत आगे तक इसमें वो दिए हुए हैं। तो आप 29 का फिगर यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ 5% पे जो वैल्यू होगी वो आपका क्रिटिकल रीजन होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होता है क्योंकि आपको पता होता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स आपकी स्टडी में मौजूद है। आपको ये पता होता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप बहुत आराम से क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये एक टेबल की वैल्यू है। अच्छा, किसी भी टेबल में आपको ये वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव लिखी है, नेगेटिव नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मिसाल के तौर पर आपका टेस्ट जो है वो 1 टेल है, तो आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज किया है। तो आपने यहाँ पर देखा, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रही हूँ यहाँ पर, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये यही वैल्यू है नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है 2.33। ठीक है, सो यहाँ पे 2.33 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ही देखना है कि आपका टेस्ट जो है वो राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है। अगर तो ये राइट साइड पर है, आप इसको राइट साइड पे बना के प्लस का 2.33 लिख लें। और अगर आपके पास ये जो आपका जो टेस्ट है वो लेफ्ट साइड पर है या लेस देन के साइन के साथ है, तो आप उसको लेफ्ट पे बनाएंगी और इसी वैल्यू को आप नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, -2.33। ठीक है, और अगर आपका सेम टेस्ट जो है वो 2 टेल टेस्ट है, तो आप अब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर नहीं देखेंगे, बल्कि यहाँ पर कहीं 2.5% भी लिखा होगा, क्योंकि अब आपने ये जो बनाना है, ये 2 साइड पे बनाना है, तो आधा इधर और आधा उधर। ठीक है, तो 2 टेल टेस्ट में आप 5% को जब डिवाइड करते हैं तो दैट इज दी 2.5%, या इसको 0.025 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि अगर आपका 2 टेल टेस्ट है, तो आप इसी उसमें से जाकर आप इस वैल्यू को पिक करेंगे और इसको प्लस में भी लिखेंगे और इसको माइनस में भी लिखेंगे, दोनों साइड पर, जैसे कि यहाँ बना हुआ है। जैसे कि ये देख लें, 2 प्लस का 2.58 एंड माइनस का 2.58, ये दरमियान का जो रीजन है ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि क्रिटिकल रीजन वो वैल्यू होती है जो डेटा को स्प्लिट कर देती है 2 रीजन्स, रिजेक्शन जोन और नॉन रिजेक्शन रीजन। तो ये तो चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि यहाँ पर ये 2 रिजेक्शन रीजन है और दरमियान वाला जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन। मगर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये जो पूरा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है हमने, ये सही है गलत है, किस बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, अच्छा, आपने क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने टेस्ट डिफाइन कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने सैम्पलिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, आई थिंक इतना क्लियर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी क्रिटिकल रीजन की यहाँ पर बात हो रही है कि ये 1 टेल में 2 राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड की हाइपोथेसिस लिखी हुई है। तो राइट टेल टेस्ट है तो राइट साइड पे बनेगा, लेफ्ट साइड टेल टेस्ट है तो लेफ्ट साइड पे बनेगा, और लेफ्ट साइड पे बनेगा तो नेगेटिव में होगा, राइट साइड पे बनेगा तो पॉजिटिव में जो है वो वैल्यू होगी। और 2 टेल टेस्ट होगा तो ये 2 जगह स्प्लिट हो जाएगा, यानी अल्फा जो बेसिकली आपने फिक्स किया है वो अल्फा/2 हो जाएगा। आपको बहुत सारी डायग्राम्स में वो अल्फा/2 नजर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आप ने, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं पहले ही पल्स रेट वाली, कि हाइपोथेसिस जो है वो 82 बीट्स पर मिनट थी, और जो उसकी हाइपोथेसिस थी, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस थी, वो नॉट इक्वल्स टू 82 थी, क्योंकि वो ड्रग का साइड इफेक्ट दिखना चाह रहा। अब उसने उन पेशेंट्स को सैंपल किया और उनका पल्स रेट नोट किया, और नोट करने के बाद उसने उस सैंपल का एवरेज निकाला, और एवरेज जो भी वैल्यूज थी उसको मिसाल के तौर पर उसने जी टेस्ट अप्लाई किया उसके ऊपर, और
जी टेस्ट की एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में उसने उसकी जो वैल्यूज हैं वो पुट की, ठीक है, सैंपल की भी वैल्यू पुट की उसने, उसमें पॉपुलेशन की भी वैल्यूज पुट की, तो एक कैलकुलेटेड वैल्यू जी टेस्ट की आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, और एक वो वैल्यू है जो भी हमने क्रिटिकल रीजन निकाला है, यानी कि एक टेबल की वैल्यू और एक कैलकुलेटेड वैल्यू। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पर मिसाल दूँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो जो टेबल की वैल्यू है वो ये है, टोटल टेस्ट का ही हम सिचुएशन डिस्कस करें। जो टेबल की वैल्यू है वो है +2.58 और -2.58, ठीक है। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हम मिसाल के तौर पर वो है 1.5। तो हम ये देखेंगे कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये कहाँ लाई कर रही है इस सिनेरियो में, इस डायग्राम में। जी टेस्ट की मैं मिसाल दे रही हूँ। अगर आपने जी टेस्ट चूज किया है तो हर हाइपोथेसिस में दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक टेबल की वैल्यू, और टेबल की वैल्यू को हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं, जो टेबल से निकालते हैं, और एक वो वैल्यू जो उसके फॉर्मूला से निकली है वो कहलाती है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये वैल्यू आप बगैर उसके नहीं निकाल सकते, बगैर सैम्पल किए बगैर और सैम्पल का डेटा कलेक्ट किए बगैर आप इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सैम्पल का डेटा जो है वो पुट होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो अब आपने ये वैल्यू है 1.5, अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू इस पूरे उसमें कहाँ लाई कर रही है, क्या ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है या ये रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। अगर तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इफ इट लाइज इन दी एक्सेप्टेंस रीजन तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये अगर इधर लाई कर रही है, जो कि नहीं कर रही इधर, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये वैल्यू होती 3, तो ये वैल्यू कहाँ लाई करती, वो ये यहाँ लाई करती, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते। किसको रिजेक्ट करते हैं हम, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम डिसीजन हमेशा नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। हम ये कहेंगे कि वंस नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, तो इसका मतलब है कि जो जो ब्लड पल्स रेट है उसमें कोई फर्क नहीं है, आप मेडिसिन दें या मेडिसिन ना दें, कोई पल्स रेट पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, तो जो ड्रग है वो सेफ फॉर द पेशेंट्स एज रिगार्ड टू पल्स रेट, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है सिचुएशन है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, तो इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अभी जो मैंने सिचुएशन बताई। लेकिन अगर ये वाला सिचुएशन है कि ये रिजेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रही है कि हाँ जो ड्रग है उसका इफेक्ट है, और हम ये देखते हैं वो रिजेक्ट किस रीजन में हो रही है, वो ग्रेटर देन के रीजन में हो रही है या लेस देन के रीजन में हो रही है, तो उस हिसाब से फिर ये डिफाइन करना आसान हो जाता है कि ड्रग का जो इफेक्ट है वो किस तरफ ज़रा ज़्यादा है, साइड इफेक्ट, ठीक है, वो ज़्यादा कर रहा है कम कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से जो है डिसीजन लिया जाता है कि अगर जो है कैलकुलेटेड वैल्यू वो रिजेक्शन रीजन में आ रही है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ये बनाना आपके लिए ज़रूरी है, जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे या बुक्स में देखेंगे तो ये डायग्राम मस्ट है मेंशन करने के लिए, क्रिटिकल रीजन और हर चीज़ मेंशन करने के लिए कि वो क्रिटिकल रीजन है तो उसके नीचे भी लिखा होता है कि किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आपने ये रिजेक्शन रीजन नोट किया है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी होता है ये डायग्राम बनाना हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के साथ, ठीक है जी। तो अब ये फॉलोइंग दो स्टेप्स आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि हम ये देखते हैं कि जो एक एक तरीका ये है कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इस रीजन में आए, एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये z की वैल्यू जब भी टेबल की वैल्यू से ज़्यादा होगी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। व्हेनेवर द कैलकुलेटेड वैल्यू it would be greater than the
टेबुलेटेड वैल्यू, यानी टेबल की वैल्यू से जब भी ज्यादा होगी तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये कुछ रूल्स है डिसीजन के, तो यही चीजें हैं वो आगे भी डिफाइन की हुई है, थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फॉलोइंग स्टेप्स आर रिकमेंडेड। सबसे पहले कि आप स्टेटमेंट दें हाइपोथेसिस का और मेक श्योर कि यू आर गिविंग बोथ द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एंड देन आप डिजाइन करें स्टडी को, मतलब कैसे डिजाइन करें, आप राइट टेस्ट चूज करें, आप एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करें, एंड आप ये चूज करें कि किस तरह से स्टडी होगी। प्लान में ये आपकी डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, द वे सैंपल विल बी सिलेक्टेड, और किस मेथड से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। समटाइम्स डेटा जो है वो प्रैक्टिकल डेटा होता है, मिसाल के तौर पे कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, समटाइम्स क्वेश्चनर की फॉर्म में डेटा होता है, समटाइम्स डेटा जो है वो जस्ट ऑन टेलीफोन्स भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा भी यूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप डिजाइन करने के बाद आप उसको स्टडी को कंडक्ट करें, तो कलेक्ट करें डेटा को, उसके बाद जो है डेटा को एवेल्युएट करें, यानी कि एवेल्युएट करेंगे डेटा को, तो फिर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यूज आएंगी। कैलकुलेटेड वैल्यूज आएंगी तो फिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई आप कर सकते हैं, और फिर आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेबल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू, यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और यू आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड देन आप समराइज करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर आपने नल हाइपोथेसिस इन दैट केस ऑफ 82 पल्स रेट, वो वाला सवाल लेकर आप इसको आगे लेके चले, तो फिर आपका जो कंक्लूजन होगा वो किस बुनियाद पर होगा। अगर आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है तो आप उसको लिखेंगे कि जी हमने एक्सेप्ट कर लिया, एंड जो ड्रग है वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो रिजल्ट्स हैं वो ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि बिफोर आफ्टर जो सैंपल से हमने एवरेज लिया है वो सेम है, तो खास फर्क वेरिएशन इसमें नहीं है, तो वी कैन से कि ड्रग इज सेफ फ्रॉम द साइड इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पल्स रेट, और उसको समराइज कर देंगे आप। ये होता है एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का तरीका। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन इसलिए हुई कि आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझाना ज़रूरी था, क्योंकि ये इतना डिटेल में इतना बुक्स में नहीं होता, तो थोड़ा सा समझाना ज़रूरी था। ये सुनने में थोड़ा डिटेल्ड और थोड़ा सा आपके लिए नया है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये कोई कोई बर्डन वाली चीज़ है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो it won't be a problem, बल्कि आप इसको बहुत आराम से, once you get the concept you can easily get the idea कि ये सवाल देखते ही कि वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, और इसमें कौन सा डेटा अप्लाई होगा, कौन सा टेस्ट लगेगा, डेटा में जो है वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैंने आपसे कहा था पॉपुलेशन के दो पैरामीटर्स मोस्टली होते हैं, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डिवीजन। तो जब भी कोई टेस्ट इनको टेस्ट करता है, मीन को टेस्ट करता है या दोनों पैरामीटर्स को टेस्ट करता है, उसको पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली या तो एक ही पॉपुलेशन होती है, वन सैंपल होता है, एक ही पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हैं, या समटाइम्स जो है वो टू सैंपल्स टेस्ट होते हैं, यानी कि एक सैंपल का एक मीन, दो सैंपल के दो मीन्स। तो वन सैंपल टेस्ट में हमारे पास दो टेस्ट मौजूद है, टी टेस्ट और जी टेस्ट। उसमें एक ही पॉपुलेशन मीन होता है, उसी से एक सैंपल लेते हैं और सैंपल का मीन होता है, और हम एक ही मीन टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी वो पल्स रेट वाली, कि एक ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल था, एक ही सैंपल था, मतलब उनसे सबसे सैंपल लेकर सब उसको एवरेज किया। और समटाइम्स टू सैंपल्स होते हैं। अब टू सैंपल्स में ऐसा भी हो सकता है कि वो दो सैंपल्स जो हैं वो दो अलग अलग पॉपुलेशन से हो, ए और बी पॉपुलेशन से हो। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि मीन आईक्यू जो रेट है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी का हम इसको कंपेयर करें। अब दो अलग अलग पॉपुलेशन है, दो अलग अलग सैंपल्स हैं। ठीक है, पूरी क्लास में से मिसाल के तौर पे 10 बच्चों का आईक्यू मैंने टेस्ट किया, 10 का
ग्रुप बी से टेस्ट किया, तो अब ये 2 सैंपल्स हो गए, ठीक है। मगर ये दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं। समटाइम्स एक ही पॉपुलेशन से 2 सैंपल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे किसी का विटामिन सी लेवल चेक करना है आफ्टर और बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो अब जो सैंपल्स आएंगे वो एक पॉपुलेशन से बिफोर और आफ्टर के आएंगे, तो ये 2 सैंपल टेस्ट है, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन इन द फर्स्ट केस, जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की मैंने बात की है, दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं। और दूसरे केस में ये पेयर्ड सैंपल्स है, यानी एक ही पॉपुलेशन की 2 रीडिंग्स हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाली, ठीक है, प्री और पोस्ट सिचुएशन वाली। तो ये इस तरह से मीन टेस्टिंग के ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर पेयर्ड सैंपल है तो पेयर्ड टी टेस्ट लगेगा, और अगर जो है इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं तो सी टेस्ट भी लग सकता है और 2 ग्रुप टी टेस्ट भी लग सकता है। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं, तो आप इसको देख सकते हैं।